चैनल यूथ पावर फॉर स्टडी में आज हम देखेंगे महाजनपद काल। महाजनपद काल को देखने के लिए हमें थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा। पीछे मतलब पिछली क्लास में हमने आपको उत्तर वैदिक काल पढ़ाया था। उत्तर वैदिक काल में हमने आपको बताया था कि जो जन थे वो छोटे छोटे जन मिलकर एक महाजनपद बना रहे थे। पहली बार जनपद, जो जन थे वो मिलकर जनपद बना रहे थे। तो पहली बार जनपद का उल्लेख हमें उत्तर वैदिक काल में मिल रहा था। वही जनपद मिलकर एक बड़ी इकाई के रूप में महाजनपद बना रहे थे, तो इसलिए इसका नाम पड़ा महाजनपद काल। तो 16 महाजनपद माने जाते हैं और इनका उल्लेख कहाँ मिलता है? तो इनका उल्लेख मिलता है भगवती सूत्र और आगुंतर निकाय में। भगवती सूत्र जैन धर्म से संबंधित पुस्तक है। कभी कभी प्रश्न पूछ देता है कि भगवती सूत्र जो है किस धर्म से संबंधित पुस्तक है, तो वो किस धर्म से संबंधित है? जैन धर्म से। और आगुंतर निकाय जो है वो है बौद्ध धर्म से संबंधित। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि महाजनपद के उदय के कारण क्या थे। तो उत्तर वैदिक काल में हमने आपको बताया था कि लोहे की खोज हो चुकी थी। तो यानी कि कृषि में एक क्रांति आई थी। कृषि के उत्पाद अधिक होने लगे थे और अधिशेष भी बचने लगा था। अधिशेष यानी कि जो लोग थे वो जितना उपभोग करते थे, जितना बचता था उनकी फसल का, उसका क्या करते थे? व्यापार करते थे। व्यापार करेंगे यानी कि समृद्धि आएगी तो जाहिर सी बात है कि प्रत्येक लोग अपनी शक्ति का विस्तार करेंगे। तो इसी शक्ति के विस्तार में अपने राजाओं ने अपने क्षेत्र का विस्तार करने के लिए नए जनपदों को जीता और नए जनपद बसाए भी। तो हम देखेंगे अभी कि कौन कौन से जनपद हैं। 16 महाजनपद जिसका उल्लेख भगवती सूत्र और आगुंतर निकाय में मिलता है, हम अभी देखेंगे उन्हें और उनकी राजधानियों के साथ आपको बताएंगे। तो देख सकते हैं आप यहाँ पर महाजनपद और राजधानी। कंबोज की राजधानी क्या है? हाटक। गांधार की राजधानी क्या है? तक्षशिला। कुरु की है इंद्रप्रस्थ। मत्स्य की है विराटनगर। अस्मक की है पोटल। अंग की है चंपा। पांचाल की है काम्पिल या अहिच्छत्र। अहिच्छत्र जो है वो उत्तर पांचाल की राजधानी थी और जो काम्पिल है वो दक्षिण पांचाल की राजधानी थी। ऐसा क्यों था? क्योंकि ये जो क्षेत्र थे बहुत बड़ी जगह में विस्तृत थे, इसलिए उत्तर की राजधानी यहाँ पे अलग थी अहिच्छत्र और ये दक्षिण की काम्पिल्य थी। ठीक है, तो अब मगध महाजनपद काल में मगध बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। ठीक है, मगध की राजधानी क्या थी? राजगृह थी या ग्रीवरज थी? दो राजधानियां इसकी भी थी। क्या थी? राजगृह और ग्रीवरज। ठीक है, अब हम देखेंगे ये वाली राजधानी, ये वाली सूरसेन की राजधानी थी मथुरा में। चेदी की थी सुक्तिमक्ति। अवंती की थी उज्जैन और कौशल की थी श्रावस्ती। काशी की थी वाराणसी। मल्ल की थी कुशीनारा। बज्जी की थी वैशाली और वत्स की थी कौशाम्बी। ठीक है, अब इनमें से ये तो हो गई राज्य और राजधानियां इनकी, जो 16 महाजनपद थे। लेकिन अब हम देखेंगे कि इनमें इम्पोर्टेंट कौन कौन से हैं। तो इसमें क्वेश्चन इस तरीके से बनते हैं, मैपिंग के थ्रू बनते हैं क्वेश्चन कि कौन सा दक्षिण भारत में था। तो अगर हम मैपिंग के थ्रू देखेंगे इन महाजनपदों को तो आपके दिमाग में फिट हो जाएगा। मैपिंग के एक बार आप मैप देख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये अस्मक कहाँ पे है? दक्षिण में। अस्मक क्वेश्चन कभी कभी पूछ देता है कि महाजनपद, एकमात्र महाजनपद जो दक्षिण भारत में था, तो वो कौन सा था? अस्मक की राजधानी क्या थी? पोटल। ठीक है, और दो जो महाजनपद थे वो थे भारत से बाहर, यानी कि पहले तो पूरा क्षेत्र एक ही था ना, डिवाइड होने के बाद ये बाहर हो गया भारत से। तो ये था गांधार की राजधानी क्या थी? तक्षशिला। और ये था पाकिस्तान में है, ये अभी वर्तमान स्थिति अगर हम देखें इसकी तो ये है पाकिस्तान में। और कंबोज है अफगानिस्तान और पाकिस्तान और भारत की सीमा पर। ठीक है, अब हम देखेंगे भारत के अंदर वाले तो ये हो गया मत्स्य की अभी हमने आपको राजधानी बताई। क्या है मत्स्य की राजधानी? विराटनगर। ठीक है, ये कहाँ है? राजस्थान में है। अस्मक कहाँ है? दक्षिण भारत में। अवंती कहाँ है? अवंती की राजधानी अभी हमने बताई आपको कहाँ पे है?
उज्जैन अवंती की राजधानी है, अवंती MP में पड़ता है, ठीक है। और मत्स्य कहाँ पड़ता है? मत्स्य पड़ता है राजस्थान में। अब हम देखेंगे ये वाले, तो कौशल की राजधानी अभी हमने बताई श्रावस्ती है, ठीक है। अंग की राजधानी चंपावती। अंग कहाँ पर है? बिहार में है, याद रखना। और बज्जी कहाँ है? बज्जी भी बिहार में है। तो बज्जी से क्वेश्चन ये बनता है कि बज्जी एकमात्र अपने समय का सबसे पहले अगर कोई गणतंत्र था तो वो था बज्जी। ये ब्रिटेन के लोग जो हमें गणतंत्र या लोकतंत्र सिखाते हैं, तो उन्हें हमारी बज्जी को एक बार देख लेना चाहिए। बज्जी एकमात्र दुनिया का पहला गणतंत्र था जो कहाँ था? भारत में। कहाँ था? बिहार में, ठीक है। और फिर देखेंगे कुरु है, ऊपर से चलते आएंगे। अगर यूपी में कुरु है, पांचाल है, कौशल है, काशी है, ठीक है। काशी कहाँ है? वाराणसी। ये अंग हो गया बिहार में, मगध हो गया बिहार में, अवंती हो गया ये MP में, ठीक है। मैप, अगर हम बार बार मैप देखेंगे तो हमें इसकी लोकेशन एकदम एग्जैक्ट बैठ जाएगी। अब हम देखेंगे इनके अलग अलग वंश जो अलग अलग क्षेत्र में शासन कर रहे थे उनके बारे में देखेंगे। हमने देखे महाजनपद, अब हम देखेंगे उनके वंश, कौन कौन से वंश आए। तो सबसे पहले आया हर्यक वंश, फिर आया शिशुनाग वंश, उसके बाद आया नंद वंश, ठीक है। तो हर्यक वंश को पितृहंता वंश भी कहते हैं। पितृहंता वंश क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके संस्थापक थे बिम्बिसार। बिम्बिसार के जो पुत्र हुए अजातशत्रु बिम्बिसार की हत्या करके गद्दी पे बैठे थे, ठीक है। उसके बाद आए उदयन भी अजातशत्रु की हत्या करके बैठे ठीक है। तो इसलिए इसे पितृहंता वंश कहते हैं। तो अब हम देखेंगे इसके बारे में थोड़ा सा। तो हर्यक वंश के संस्थापक कौन थे? अभी हमने बताया बिम्बिसार। बिम्बिसार ने राजगृह नामक जो राजधानी थी उसे बसाया था। मगध की राजधानी थी, हमने अभी आपको बताया था कि मगध की राजधानी क्या थी? राजगृह। तो राजगृह किसने बसाया था? बिम्बिसार ने बसाया था। बिम्बिसार जो थे वो एक कूटनीतिक प्रवृत्ति के राजा थे। किस तरीके से? इन्होंने अपना क्षेत्र विस्तार इस तरीके से किया, हर कूटनीति को अपनाया जहाँ पे मैत्री पॉसिबल, मतलब जो मैत्री संबंध स्थापित करने योग्य हो सके राज्य, वहाँ मैत्री संबंध स्थापित किए। जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि चंडप्रद्योत, अवंती के जो राजा थे चंडप्रद्योत, उनके दरबार में इन्होंने अपने वैद्य को भेजा था, जीवक को। वो बीमार हो गए थे चंडप्रद्योत, तो उन्होंने, जो बिम्बिसार ने अपने वैद्य को भेजा था, जीवक को, उनकी उन्हें ठीक करने के लिए। तो इस तरीके से देखा आपने कि मैत्री कर रहे हैं, मैत्री करेंगे तो अब ये अवंती के जो शासक चंडप्रद्योत हैं, क्या अब इन पे हमला करेंगे? नहीं करेंगे। और जहाँ पे कहीं कहीं इन्होंने शादी विवाह संबंध से भी क्षेत्रों को जीता। जैसे कि कौशल की जो राजकुमारी थी उनसे इन्होंने विवाह किया था, और पंजाब की राजकुमारी थी उनसे इन्होंने विवाह किया था। तो इस तरीके से इन्होंने मैत्री संबंध, वैवाहिक संबंध एवं युद्ध तीनों के माध्यम से इन्होंने अपना क्षेत्र विस्तार किया था, ठीक है। उसके बाद आएगा अजातशत्रु। अजातशत्रु क्या थे? अजातशत्रु बिम्बिसार की हत्या करके गद्दी पे बैठे थे। अजातशत्रु ने किसे जीता था? काशी को। उस टाइम काशी किसी और के अधीन थी, तो अजातशत्रु ने उन्हें जीता था। उसके बाद आए उदयन ने भी अजातशत्रु की हत्या करके गद्दी पे बैठे। उदयन ने क्या था? पाटलिपुत्र की स्थापना की। कभी कभी प्रश्न पूछ देता है कि पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन थे, तो कौन थे? उदयन, ठीक है। उसके बाद आए अनिरुद्ध, मुंडक, और लास्ट थे अंतिम शासक जो थे नागदशक। तो इसका कभी कभी क्रम पूछ देता है, तो कौन आए? पहले आए बिम्बिसार थे उसके संस्थापक। उसके बाद आए अजातशत्रु के बाद आए उदयन के बाद आए अनिरुद्ध के बाद आए मुंडक के बाद आए नागदशक क्या थे? इसके अंतिम शासक थे हर्यक वंश के। उसके बाद जो शिशुनाग थे, इनके राज्य के मंत्री थे शिशुनाग, उनने इनकी हत्या कर दी थी और खुद गद्दी पे बैठ गए थे। तो अब हम देखेंगे इस टाइप से शिशुनाग वंश का उदय हो गया था।
ठीक है। तो शिशुनाग वंश की स्थापना किसने की थी? शिशुनाग ने स्वयं की थी। किसकी हत्या करके? नागदशक की हत्या करके। हर्यक वंश के जो अंतिम शासक थे उनकी हत्या करके शिशुनाग गद्दी पे बैठा और शिशुनाग वंश की स्थापना की। उसके बाद आए कालाशोक। कालाशोक के समय इम्पोर्टेंट ये है कि कालाशोक के समय द्वितीय बौद्ध संगीति हुई थी। तो कहाँ पे हुई थी? ये पाटलिपुत्र में हुई थी। ठीक है। अब हम देखेंगे नंदवंश। नंदवंश के संस्थापक कौन थे? महानंदन। महानंदन की हत्या करके महापद्मनंद गद्दी पर बैठे। ठीक है। उसके बाद कौन आए? घनानंद। घनानंद बहुत ही क्रूर और घमंडी टाइप का शासक माना जाता था। आप लोगों ने स्टोरी या सीरियल वगैरह में देखा होगा कि अरे जब चाणक्य उसके दरबार में गया था, घनानंद के दरबार में, तो घनानंद ने मतलब उसका अनादर किया था। तो उसके बाद चाणक्य ने अपने किसी शिष्य को मतलब तीर धनुष बाण चलाना सिखाया और फिर इसकी हत्या किसने की थी? घनानंद की। चंद्रगुप्त ने। फिर मौर्य वंश आया था। ये तो हो गए थे इनके वंश। अब हम देखेंगे कि इनकी सफलता के कारण ऐसा क्या था कि मतलब इसी टाइम पे क्यों ये लोग इतने सफल हुए। महाजनपद काल को द्वितीय नगरीकरण भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि पहला नगरीकरण कब हुआ था? कांस्य युगीन सभ्यता में, हड़प्पा सभ्यता में। और दूसरा अभी क्यों हुआ ये जानेंगे हम। तो अभी पहला, इसके सफलता का पहला कारण तो ये है कि ये भौगोलिक दृष्टि से बहुत मतलब अच्छी जगह लोकेटेड है। आप देख सकते हैं ज़्यादातर उत्तर गंगा के मैदानों में सारे जो महाजनपद हैं वो स्थित हैं। यहाँ ये भी है, अस्मक दक्षिण भारत में भी है, तो यहाँ से गोदावरी नदी निकलती है। आप खुद सोचिए कि जहाँ से नदियाँ निकल रही हैं, जाहिर सी की बात है कि वहाँ के मैदान कितने उपजाऊ होंगे। तो मैदान उपजाऊ होंगे तो कृषि अच्छी होगी। ठीक है। कृषि अच्छी होगी तो अधिशेष बचेंगे। हमने अभी आपको बताया था कि अधिशेष बचेंगे, फिर लोग आर्थिक संपन्नता हो जाएगी लोगों के पास, तो लोग शक्ति विस्तार करना प्रारंभ कर देंगे। ये ज़्यादातर जो भी क्षेत्र थे ऊपर के गंगा के मैदान में वो बहुत ही समृद्ध अवस्था में थे। क्यों थे? क्योंकि गंगा के मैदान में नदियाँ निकल रही थी, तो जाहिर सी बात है कि उपजाऊ भूमि थी। ठीक है। और दूसरा कारण क्या है? राजगृह जो था 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ था। अब जो क्षेत्र 5 पहाड़ियों से घिरा है, क्या उस पर कोई आक्रमण करने के लिए इतना दिमाग लगाया? क्यों नहीं लगाया? क्योंकि कौन पहाड़ियां पार करके उस पर आक्रमण करेगा। तो एक सुरक्षा बल बन गया था चारों तरफ। ठीक है। तो ये तो सुरक्षात्मक दृष्टि से इम्पोर्टेंट हो जाता है। दूसरा, उत्तर गंगा के मैदानों में स्थिति हमने बताई दी आपकी। तीसरी हमने बताई थी कि उत्तर वैदिक काल में लोहे की खोज हो गई थी। लोहे की खोज हो गई थी तो यहाँ पे उत्तर भारत में लोहे की खदानें भी मिलने लगी थी। ठीक है। तो लोहे की जब खदानें मिलने लगी, लोहा भरपूर मात्रा में था, तो औजार बनेंगे। औजार बनेंगे तो जाएंगे कहाँ? जाहिर सी बात है, औजार बन रहे हैं यानी कि युद्ध लड़ा जाएगा। क्षेत्र विस्तार किया जाएगा। तो ये हो गए हमारी सफलता के कारण। धन्यवाद।